आज की इस वीडियो में हम शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की 11 नवंबर 2024 में शिफ्ट 2 में गणित में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें गणित के कैलकुलेशन वाले प्रश्न भी होंगे और गणित का शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी भी इसमें शामिल रहेगा। टोटल 30 प्रश्न इसमें रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, पहला प्रश्न हमारा जो है, जो कि पेपर में 61 नंबर पर था, क्या है? दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 14 और 45 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का योग हमको पता यहाँ पर करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखें दो संख्या, जैसे हम मान लें, जैसे एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो x प्लस y बराबर आपको कितना दिया है? 14 दिया है, क्योंकि यहाँ पर संख्याओं का योग, और दूसरा दिया है संख्याओं का गुणा, मतलब यहाँ पर x गुणा y बराबर कितना दिया है? यहाँ पर 45 आपको दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब आपसे जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछे तो डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग यदि आपसे पूछा जाए तो सदैव ऊपर उन संख्याओं का योग आता है और नीचे उन संख्याओं का गुणनफल आता है। ठीक है, जब भी संख्याओं का यदि व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो ऊपर योग आएगा और नीचे उन संख्याओं का गुणा आता है। ठीक है, और यदि अंतर पूछा जाए व्युत्क्रमों का तो ऊपर अंतर लिख दो और नीचे गुणा ही आता है। ठीक है, तो यहां पर देखो योग, तो योग कितना है? यहाँ पर 14 है और गुणनफल कितना है? 45 है। तो 14/45 मतलब ऑप्शन डी आंसर आपका बन जाता है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 62 है हमारा। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया है 31 की पावर 16 इंटू 31 की पावर 3 भागित 31 की पावर 6 बराबर 31 की पावर प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर क्या आपको पता होना चाहिए, जब क्या संख्या इस प्रकार दे रखी हो, यदि उनके बेस आधार समान हो, पावर अलग अलग हो और बीच में गुणा या भाग हो, तो गुणा में पावर जुड़ जाती हैं और भाग में पावर घट जाती हैं। यानी यहाँ पर देखो, जैसे सभी का आधार समान है 31 31, ठीक है, तो जहां पर गुणा लगा है उन दोनों की पावर जुड़ जाएंगी और जिनके बीच भाग लगा है उनकी पावर घट जाएंगी। तो देखें 31 को तो आप एक बार लिख लें, क्योंकि सभी में 31 31 है। ठीक है, 31 31 31 आधार समान है। अब देखें यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 16 है। फिर गुणा है इसलिए इसकी पावर किस में जाएगी? प्लस में जाएगी। फिर भाग है तो इसकी पावर किस में जाएगी? माइनस में आती है। ठीक है, आधार समान होने पर गुणा वाली पावर जुड़ जाती है और भाग वाले की पावर घट जाती है। बराबर कितना दिया है? 31 की पावर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसकी जगह पर अपनी सुविधा के लिए आप एक्स बना लें। ठीक है, और कुछ भी बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अपन को बना 31 की पावर, क्या बना? 16 प्लस 3 19, और 19 में से 6 कम करेंगे यानी 13 आ जाएगा। बराबर कितना है? 31 की पावर कितना है? x है। ठीक है, ये हमारे पास है। अब दोनों साइड हम क्या करें? तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखो आधार समान है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपको क्या बचा? x बराबर 13 आपको बच गया, तो x बराबर 13 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिख नहीं पाए तो x बराबर जो 13 है वो ऑप्शन आप अटेंड उसमें कर दें। देखें अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, इस प्रकार हमको सरलीकरण का प्रश्न दे रखा है। 27 का स्क्वायर इंटू 6/9 प्लस 7 की पावर 3 प्लस में 71। ठीक है, इसको सॉल्व यहाँ पर करना है। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले 27 का स्क्वायर दिया है, मतलब 27 को 2 बार गुणा में लिख दो। जितनी हमारे पास पावर होती है उतने बार उसको गुणा में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो 27 गुणा 27 इंटू में 6/9, फिर प्लस कितना है? 7 की पावर 3, यानी 7 को आप क्या करें? इस तरह से 3 बार लिख लें और उनका गुणा करें तो कितना आएगा? यहाँ पर 343 आपको मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना है? 71, इसका मान आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर 9 का भाग जा रहा है, 9 3 27 कट रहा है यहाँ पर,
ठीक है, काट दिया। अब इनका क्या कर दें, हम सभी का गुणा कर दें और जो आए उसको प्लस कर दें। तो पहले देखें यहाँ पर 27 थी 81, और 81 में फिर कितने का गुणा करोगे आप, 6 का गुणा करोगे। तो 81 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 कम 6 और 6 8 48, ठीक है। और प्लस 343 और 71, चाहो तो इनको जोड़ दो या एक साथ भी जोड़ सकते हैं, जोड़ देता हूं। 3 और 1 4, 7 4 11 की एक, एक हासिल, 3 और 1 4, ठीक है। तो कितने, 486 और प्लस में कितना 14, तो 400 और 400 800, 86 और 1400, मतलब कितने हुआ यहाँ पर 900। तो आपका जो आंसर है 900 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 64 है हमारा। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। उनकी उम्र है, मतलब उन दोनों की आयु कितनी है। प्रश्न ऐसा है कि आप इसको ऑप्शन से ही कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्या बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी 6 गुनी है, यानी पुत्र की आयु में 6 का गुणा करते हैं तो पिता की आयु आ रही है। तो दोनों की ऑप्शन में दे रखी है। तो देखें यहाँ पर 4 में 6 का गुणा किया 24 आया, तो ये ऑप्शन ये भी आ रहा है। 5 में 6 का गुणा किया तो भी 30 आ रहा है। 6 में 6 का गुणा करेंगे 6 से 36, ये भी आ रहा है। और 7 में 6 का गुणा करते हैं तो भी 7 6 42, ये भी आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या पहली कंडीशन से तो आप ऑप्शन से पकड़ नहीं पा रहे, लेकिन दूसरा ऑप्शन आप देखें। दूसरा ऑप्शन, दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। अब 4 वर्ष बाद मतलब दोनों में यदि 4 4 जोड़ दें तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, मतलब पुत्र की आयु में 4 का गुणा करने पर पिता की आयु हो जाएगी। देखें जैसे यहाँ पर हम 4 वर्ष बाद देखें तो 8 और 28 हो जाएंगे। तो 8 का 4 गुना 28 नहीं होता, 8 का 4 गुना तो 32 होता है, तो इसका मतलब ये तो अपना आंसर नहीं बनेगा। 4 इनमें जोड़ेंगे तो कितने 9 और 34 हो जाएंगे, 4 4 जोड़ेंगे तो 9 चौको 36 होते हैं, 34 नहीं होते, क्योंकि 4 का गुणा करने पर पिता की आयु आ जाए। तो इसका मतलब ऑप्शन ये भी नहीं है। इन दोनों में 4 4 जोड़ो तो 10 हो जाएंगे, और इसकी कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। 10 में 4 का गुणा किया 40, मतलब ऑप्शन अपना सी सही है, क्योंकि 4 वर्ष बाद क्या है उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी पिता की आयु, मतलब पुत्र की आयु में 4 का गुणा करने पर पिता की आयु हो जाएगी, लेकिन कब, 4 वर्ष बाद। तो दोनों में 4 4 वर्ष जोड़ेंगे, फिर पुत्र की आयु में 4 का गुणा कर रहे हैं तो पिता की आयु हो जाए, तो 4 का गुणा करो 10 में, 10 चौको 40, मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर इसका है। ठीक है, दूसरा हम इसको कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, जैसे मान के यदि आपको करना है तो मान के भी आप कर लें। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं एक साइड यहाँ पर जैसे पिता की आयु ले लूं, और एक साइड यहाँ पर हम क्या ले लें, पुत्र की आयु ले लें। ठीक है, अब उसने बोला है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुनी है, पिता पुत्र से 6 गुना है, मतलब पुत्र यदि x वर्ष का है तो पिता 6 गुना मतलब 6x है। ये तो कब की है, वर्तमान आयु है। ठीक है, फिर बोल रहा है 4 वर्ष बाद, तो अब हम यहां पर कहां चलें, 4 वर्ष बाद। ठीक है, 4 वर्ष बाद का मतलब ये है कि 4 वर्ष जो है बाद पिता की आयु भी 4 वर्ष बढ़ जाएगी और पुत्र की आयु भी 4 वर्ष बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों में ही यहाँ पर वृद्धि होना है। तो पिता की आयु वर्तमान में 6x है, तो 4 वर्ष बाद 4 और जोड़ दूं। इसी तरह से पुत्र की आयु कितनी है, x वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद मतलब 4 और जुड़ जाएंगे। तो 4 वर्ष बाद पिता की आयु 6x प्लस 4 हो जाएगी और पुत्र की आयु x प्लस में 4 हो जाएगी। अब 4 वर्ष बाद स्थिति क्या दे रखी है कि पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी आएगी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो पुत्र की आयु में 4 का गुणा कर दो। इस समीकरण को सॉल्व करोगे x का मान निकलेगा, x का मान मतलब पुत्र और पिता की आयु आप निकाल पाएंगे। देखिए यहां पर करें सॉल्व, 6x प्लस 4 बराबर में 4 का अंदर गुणा करोगे तो 4x हो जाएगा, और 4 का 4 में गुणा करोगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, अब x वालों को एक साइड करेंगे मतलब 4x को इधर लाएंगे तो 6x माइनस कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। ठीक है, 6x माइनस 4x। ठीक है, और 4 इस 4 को इधर ले जाएंगे तो बराबर क्या हो जाएंगे 16, और 4 उधर जाएगा तो जी माइनस का हो जाएगा, यानी 6 में से 4x कम करेंगे तो 2x बच जाएंगे, और इधर 16 में से 4 कम करेंगे तो 12 आ जाएंगे, मतलब x बराबर आपको कितना मिल गया, 6 मिल गया।
2x बराबर 6 मतलब x बराबर 6, 2x बराबर 12 मतलब x बराबर 6। यानी पुत्र की आयु यहाँ पर आ गई, क्योंकि पुत्र की आयु आपने कितनी मानी थी, 6x मानी थी। पिता की आयु, तो पिता की आयु आपने बता क्या मानी थी, तो 6x मानी थी। तो 6 और x मतलब 6, यानी 6 6 36। यानी पिता की आयु 36 वर्ष है और पुत्र की आयु 6 वर्ष है, यानी ऑप्शन सी सही है। और वैसे भी हमारा आंसर क्या आया था, यही ऑप्शन सी आंसर वैसे मिला था आपको। प्रश्न नंबर अगला है 65 नंबर का। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज की भुजाएं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखो जो भुजा दे रखी है 3 4 5, तो इसका मतलब ये है कि ये तो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज में जब भी कहे 3 4 5 का अनुपात बने तो इसका मतलब समझ जाए कि वो समकोण त्रिभुज है। यदि आप पहचान लोगे तो आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, 3 4 5 के अनुपात में जब भी भुजा दे रखी हो तो समकोण त्रिभुज होता है। इससे हमें थोड़ी कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। जैसे एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो बड़ी वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, मतलब 5 सेंटीमीटर कर्ण हो गया। और शेष दो भुजाएं आधार और लंब आप ले लें। ठीक है, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब इसमें बोल कह रहा है कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, जैसे यहाँ पर पहले मैं त्रिभुज को नाम दे दूं ए बी और सी। ठीक है, जैसे ए बी का मध्य बिंदु मान लू पी है, बी ए सी का मध्य बिंदु क्यू है, और यहाँ पर बी सी का मध्य बिंदु जैसे यहाँ पर आर है। ठीक है, अब उसने बोल रखा है कि इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें, मतलब यहाँ पर जो मध्य बिंदु पी क्यू आर है इनको आप इस तरह से मिला दें। तो यहाँ पर क्या त्रिभुज बन गए बीच में पी क्यू आर, और उसमें बता रहा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। मतलब आपको एबीसी का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, आपको चाहिए जो बीच में जो त्रिभुज बन रहा है पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल चाहिए। और इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें, क्या होता है कि जब भी किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है तो उसमें टोटल 4 त्रिभुज बन जाते हैं। ठीक है, देख लें 1 2 3 4, और इन चारों ही त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है। मतलब यदि आपको पी क्यू आर का क्षेत्रफल चाहिए तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल के 4 का भाग दे दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर निकलेगा क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें और उसमें 4 का भाग दे दें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चारों का जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है। तो एबीसी का क्षेत्रफल, तो एबीसी चूंकि क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। ठीक है, तो ये 4 तो मैं इधर लिख लेता हूं, अब गुणा में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार और गुणा में लंब, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यानी इसको सॉल्व करो तो 1/2 1/4 गुणा 1/2 फॉर्मूले वाले आधार, तो आधार इसका कितना है, नीचे वाली भुजा यानी 3 है, और लंब यानी कि यहाँ पर क्या खड़ी यानी ऊंचाई वाली भुजा कितनी है, 4 है। इसको सॉल्व कर दो तो देखें यहां से हम करेंगे तो 4 से 4 तो कट जाएगा, ऊपर 3 बचेगा नीचे 2 बचेगा, मतलब 3/2, यानी ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा उसमें। ठीक है, देखें तो अगला प्रश्न मैंने इस पर यहाँ पर 66 और 67 दो प्रश्न इस पर लिख रखे हैं। तो पहले प्रश्न नंबर 66 को देखें, निम्नलिखित को हल करें। सरल करना है और सरल भी है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या दिया है, 1 + 729 बटे में 1 - 9 और प्लस में 81। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सीधा सा सरल करना है उसको, 729 में 1 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 730 हो जाएंगे। ठीक है, और बटे में देखो 81 में पहले 1 जोड़ दें, क्योंकि 1 भी प्लस का है और 81 भी प्लस के हैं। तो 81 और 1 82, फिर 9 माइनस के हैं, तो 82 में से 9 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे, नीचे 73 बचेंगे। ठीक है, यानी 73 का जो भाग है वो 730 में देंगे, तो 73 एकम 73 और 0 मतलब 10, यानी ऑप्शन आपका सी आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा 66 नंबर का।
अब दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर, इसमें दो दो प्रश्न लिख रखे हैं इस पर। तो दूसरा क्या है, 67 नंबर का, रूट में घात करनी कितनी है, 3 है। 0.004096 का मान क्या होगा, मतलब इस नंबर का हमको क्या चाहिए, घनमूल चाहिए। करनी 3 लगी है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, लेकिन वो दशमलव में दिया है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले तो आप दशमलव वगैरह पूरा भूल जाओ, सीधा सीधा नंबर लिख लो। नंबर कितना है, 4096 है। तो 4096 को आप यहाँ पर लिख लें। ठीक है, ये 4096 लिख लिया। अब क्या करें, इसके गुणनखंड करें, फैक्टर करें। ठीक है, तो किससे कटेगा, 2 से। 2 दूनी 4, 0 2 चौको 8, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम तो 0, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से ये कटता जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर भी 2 से भाग जा रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से देंगे तो कितने, 64 आ जाएंगे। फिर 2 से देंगे तो 32 आ जाएंगे, क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं, मतलब आधे होते चले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर 2 से देंगे यहाँ पर तो 8 बचेंगे, और फिर 2 से देंगे तो यहाँ पर 4 बचेंगे, और फिर 2 से देंगे तो 2 बचेंगे, और फिर 2 से देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, तो यहाँ पर देखो, करनी कितनी है, 3 है। 3 है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे, मतलब 2 2 के कितने बार, 3 बार, तो एक जोड़ा बन गया। मतलब यहाँ से 1 2 का आ जाएगा, ये नोट कर लो। फिर अगला देखें, यहाँ पर अगले 3 3 बार 2 2 के, तो 1 2 का और आ गए। करनी जितनी करनी होती उतने उतने के जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, फिर दोबारा देखें, एक जोड़ा और बन गया, तो 1 2 का और आ जाएगा। फिर देखें, यहाँ पर भी 2 2 के 3 बार है, तो एक जोड़ा यहाँ से बन गया, तो इसको भी नोट कर लें। ठीक है, तो पहले इनका गुणा कर दो। देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास दशमलव थी, अब इसमें दशमलव और लगाना है। अब दशमलव कैसे लगाते हैं, तो जब घनमूल होता है, मतलब करनी 3 होती है, तो दशमलव में प्रत्येक 3 अंक पर 1 अंक बच जाता है। मतलब ये दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो घनमूल में दशमलव के बाद 1 अंक बचेगा। यदि घन में यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो घनमूल में दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर बचेंगे। यहाँ पर देखो, दशमलव के बाद कितने, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। इसका मतलब ये घनमूल लेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक बनाना है, तो पीछे से देखेंगे 1 2, यानी इधर यहाँ पर इधर कुछ नहीं है, तो 0, मतलब 0.16, यानी ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा उसमें। ठीक है, घनमूल में प्रत्येक 3 अंक पर 1 अंक रह जाता है दशमलव में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 68 है, रूट 64/25 प्लस रूट में 81/25 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो, सीधा सीधा है, 64 का वर्गमूल आप जानते हो 8 होता है, और 25 का वर्गमूल यानी कि 5। ठीक है, प्लस 81 का वर्गमूल यानी 9, और 25 का वर्गमूल यानी कि 5। ठीक है, अब जब भी बटे वाली संख्याएं, मतलब फ्रैक्शन नंबर को, भिन्न को जोड़ें या घटाएं, और उनकी हर यानी नीचे वाली संख्या यदि समान हो, तो उसको एक बार लिख लो। जैसे दोनों में 5 है, तो 5 को एक बार लिख लिया। ऊपर वाला नंबर वैसा वैसा, प्लस है तो प्लस कर दो, और माइनस होता तो माइनस कर देते। मतलब प्लस है तो 8 और 9 कितने हो गए, 17। तो 17/5 यानी कि ऑप्शन सी आंसर आपका बन गया। ठीक है, फिर देखें यहाँ पर प्रश्न नंबर 69 है, 69 नंबर का। यदि डी ई और एफ एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु है, यदि यह यहाँ पर क्या, डी ई एफ त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु, ये आकृति प्रश्न में ही आई है आपके। ठीक है, और तो हमको क्या है, तो त्रिभुज डीईएफ और डीसीई के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो डीईएफ और डीसीई, इन दोनों यहाँ पर इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। और पिछले प्रश्न इसी पेपर में एक हमको प्रश्न आया था, उसमें हमने बताया था कि जब भी क्या है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर त्रिभुज बनते हैं, तो उन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। यानी इसका मतलब ये है कि त्रिभुज डीईएफ और डीसीई, इनका क्षेत्रफल भी कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। बराबर बनेगा मतलब ऑप्शन डी आंसर बनेगा, 1:1, यही तो बराबर है, और कहीं तो अनुपात बराबर नहीं है। तो 1:1 आपका आंसर इसका
हो जाएगा उसमें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70 है, -2⁴ 4 × 2 - 5 का मान क्या होगा। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो यहाँ पर देखो पहले पावर को सॉल्व करेंगे, और पावर में जैसे माइनस और गुणा दिया है तो माइनस गुणा में बॉडमास के नियम अनुसार सबसे पहले हम गुणा को सॉल्व करेंगे, मतलब गुणा पहले करेंगे। यानी यहाँ पर क्या आएगा, -2⁴ 4 दूनी 8 और माइनस में 5। अब इनको घटाएं, यानी -2⁴ कितने, 8 में से 5 कम करेंगे 3 आ जाएंगे। तो 2⁴3, तो 2⁴3 मतलब कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पावर है विषम है, तो विषम है तो माइनस का माइनस ही आएगा। यदि पावर सम होती है तो माइनस प्लस में बदल जाता है, और पावर यदि विषम होती है तो माइनस का माइनस ही रहता है। बाकी 2 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो आना तो 8 ही है, तो लेकिन 8 दो ऑप्शन थे, तो माइनस लें या प्लस लें। तो विषम है तो माइनस लेंगे, और सम होता तो प्लस लेते हो। अभी यहाँ पर माइनस हम लेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा इधर देखें क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज जिसका परिमाप 120 सेंटीमीटर है कि दो लंब भुजाओं का अनुपात 5:12 है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अनुपात है, लंब भुजाओं का अनुपात, वो 5:12 है। ठीक है, तो इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या हुई। तो ऐसे क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही नहीं है, ये तो देखते ही आंसर बन जाएगा। अनुपात में जब आए तो अधिकतर क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ही आंसर में दे देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सीधा सा आप देखो, अनुपात में क्या दे रखा है, 5:12, मतलब एक भुजा 5, दूसरी भुजा 12, तीसरी भुजा अपन पता नहीं है, तो तीनों भुजाएं ऑप्शन में अपन को दे रखी हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि अनुपात में जो दे रखा है उनकी रियल वैल्यू में उनका भाग जरूर जाएगा। मतलब पहली संख्या में 5 का भाग जाना चाहिए और दूसरी संख्या में 12 का भाग जाना चाहिए, वही ऑप्शन आपका बनेगा। ठीक है, ये अनुपात कहीं पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखो पहले ऑप्शन 5 का भाग 29 में नहीं जाता तो छोड़ दो इसको। दूसरा ऑप्शन देखो 5 का भाग 25 में जाता है, लेकिन 12 का भाग 26 में नहीं जाता, क्योंकि पहली संख्या में 5 का चला जाए, दूसरी में 12 का चला है। इसका मतलब यहाँ पर पहले ए भी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। इसमें देखो 5 का भाग 24 में नहीं जाता, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इधर देखें यहाँ पर डी में 5 का भाग 20 में, 5 चौको 20 जाता है, 12 का भाग 48 में, 12 चौको 48 जाता है। इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अनुपात वाले तो कोई से भी हो, आप इसी तरह से उसको चेक कर सकते हैं। आप देखें अगला प्रश्न है 76 नंबर का। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर क्या है, 71 से 76, मतलब बीच में यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन स्किप कर दिए, कहाँ गए। तो वो अभी शिक्षा शास्त्र के हैं, तो पहले हम कैलकुलेशन वाले कर लेते हैं, और इसी वीडियो में कैलकुलेशन के बाद हम शिक्षा शास्त्र के जो यानी पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले हम कैलकुलेशन वाले कर रहे हैं, और इसी वीडियो के लास्ट में आपको शिक्षा शास्त्र वाले जो गणित के शिक्षा शास्त्र के हैं वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखें तो क्या है हमारा, के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान पता करना है, यदि x² प्लस kx प्लस 12 का गुणनखंड x प्लस 2 है। ठीक है जी, यहाँ पर ये हमारा ये तीसरा चौथा सेट कर रहे हैं, तो चौथा सेट कर रहा है। तो पिछले तीनों सेटों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप पिछले क्या है ओल्ड पेपर भी यहाँ पर देखे होंगे आपने, और नहीं देखे हो तो उनको भी यहाँ पर देख लीजिए, पूरी पूरी प्ले लिस्ट अपनी डली हुई है। तो सभी में ये गुणनखंड वाले जो शेषफल प्रमेय पर आधारित है, ये प्रश्न सभी में पूछा गया है। तो x² प्लस kx प्लस 12 का गुणनखंड क्या है, x प्लस 2 है। तो k का मान अपन को पता करना है, गुणनखंड है मतलब शेषफल 0 होगा, शेषफल 0 होगा, यानी इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 गुणनखंड है, तो जो भी गुणनखंड होता है उसको पहले 0 के बराबर लिख लिया करें। जैसे इसका x प्लस 2 गुणनखंड है तो x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, यानी यहां से आप x का मान निकाल लो, तो x बराबर 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो भी आपको बहुपद दिया है उसमें x की जगह पर -2 लिख दें, और बराबर कितना लिख दें, 0। क्यों 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि गुणनखंड है। तो देखें यहाँ पर जैसे x² है तो x² मतलब -2 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या है kx, तो k और x की जगह पर फिर माइनस का 2। ठीक है, फिर प्लस 12 और बराबर कितना लिखेंगे, 0, क्योंकि गुणनखंड है तो इसका मतलब शेषफल 0 आएगा, बराबर 0 हम लिख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल कर ही लें इस प्रश्न को तो, क्योंकि पूछ ही रहा है, मतलब शेषफल पर आधारित प्रश्न है जी। शेषफल वाला चैप्टर आप कंप्लीट करके चलें। देखो -2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, और 2 यानी सम है इसलिए प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा कैसे करेंगे तो -2 के और प्लस के 12 बराबर कितना, 0।
ठीक है। अब देखो 12 और 4 16 हो गए, तो -2 के तो हैं और 16 को उधर ले जाएंगे तो जो माइनस के 16 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी के बराबर आपको क्या मिलेगा 16, और 2 गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, 2 का भाग देंगे 8, तो के बराबर 8, मतलब ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा। देखें प्रश्न नंबर 77 है, x बराबर 1 पर बहुपद फलन f ऑफ x बराबर 6x की पावर 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6x की पावर 4 माइनस 4x प्लस 1 प्लस 5x की पावर 3 माइनस x की पावर 5 का मूल्यांकन कीजिए, मतलब इसका मान निकालना। तो सरल है, सीधा सा उसने दिया है कि x बराबर 1 पर इसका मूल्यांकन करना है, मतलब इस पूरे बहुपद में फलन में जहां पर भी x है वहां पर 1 लिख दो, कोई ज्यादा समस्या वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखो 6, फिर क्या है x की पावर 6, तो 1 की पावर 6, क्योंकि x की जगह 1 लिखते जाओ, फिर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 6 और x की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4, माइनस 4 इंटू एक्स मतलब 1 प्लस 1, ये वाला लिख दिया, फिर प्लस 5 और x की पावर 3 तो 1 की पावर 3, और माइनस x की पावर 5 तो इसका मतलब 1 की पावर 5, ये मैंने पूरा लिख दिया। अब देखो 1 की पावर कितनी भी लगाओ आना तो एक ही है, इसलिए जहां पर भी 1 की पावर कुछ भी है उसको 1 ही पढ़ो और 1 से ही गुणा भाग जो भी है वो कर दो। ठीक है, तो 6 का गुणा 1 से करेंगे 6 आएगा, माइनस 1, माइनस 6 का गुणा 1 से करेंगे 6 आएगा, माइनस 4 प्लस 1, ठीक है, और प्लस 5 और माइनस का 1, एक को कितने भी बार गुणा कर रहे हैं एक ही आता है, इसलिए पावर से कोई अंतर उस पर ज्यादा पड़ता ही नहीं है। तो माइनस का 6 और प्लस का 6 कट जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 1 ये भी कट जाएगा। अब यहां पर देखो माइनस का 4 और माइनस का 1 यानी कितने हो गए, माइनस के 5 हो गए, और प्लस का 5 1 बच रहा है, तो प्लस का 5 और माइनस का 5 ये भी कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, मतलब आपका ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर 78 है, अनुपात 2:3, 5:7, 7:75:120 और 40:25 में सबसे बड़ा अनुपात क्या है। इन तीनों में सबसे बड़ा अनुपात आपको पता करना है। तो देखें यहाँ पर जैसे क्या है 2:3, 5:7, 75:120 और 40:25 में बड़ा नंबर कौन सा है वो अपन को पता करना है। तो यहाँ से आप वैसे ही देख सकते हो, जैसे 2 में 3 का भाग देंगे कि कहीं ना कहीं जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। ठीक है, यानी 2 में भाग दोगे 3 का तो 0 दशमलव कुछ बनेगा। इसी प्रकार 5:7 है, तो 5 जो है छोटा है 7 से, तो इसका मतलब ऊपर वाला नंबर यदि छोटा है तो आंसर 1 से कम आएगा। ठीक है, आंसर देखते ही बन रहा है, ये भी 1 से कैसे आएगा, कम आएगा, और ये भी 1 से कम है। ऊपर वाला नंबर जब एक नीचे वाले नंबर से छोटा होता है तो उसका आंसर 1 से छोटा आता है, यहाँ पर कम आता है। इसी तरह से यहाँ पर 75:120 है, तो इसका आंसर भी कैसा रहेगा, 1 से कम होगा या 1 से छोटा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यदि आप देखें तो क्या है 40:25, यानी 40/25, यानी इसका मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा है, यानी इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, यहाँ पर 1 से बड़ा आएगा। तो 1 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, तो इसका मतलब बड़ी संख्या तो जी बनी, ये तो सभी ये तीनों ऑप्शन हैं वो क्या है 1 से छोटी संख्या बन रही है। ऑप्शन डी जो है वो 1 से बड़ा नंबर बनेगा, यानी ऑप्शन डी आंसर आपका बनेगा, क्योंकि आपसे बड़ा नंबर पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर आपका हो गया। प्रश्न नंबर 81 है, यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस है, तो 8 + 2 भागे 3 -4 गुणा 6 का मान क्या हुआ। ठीक है, ये इस प्रकार आपको क्या चिन्हों को आपस में बदलना है और उसके बाद इसकी वैल्यू आपको प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संख्या में तो कोई चेंज करना नहीं है, जैसे 8 है तो 8 लिखा, फिर प्लस है तो प्लस की जगह क्या लिखेंगे, हम भाग लिख देंगे, 2 हो गए, फिर भाग है तो भाग की जगह क्या लिखना है, गुणा माइनस लिखना है तो -3, फिर माइनस है तो माइनस की जगह क्या लिखना है, गुणा लिखना है तो गुणा 4, फिर गुणा है, गुणा की जगह क्या लिखना है, प्लस लिखना है, तो यहाँ पर +6।
ठीक है, ये हमने पहले जो निर्देश था उस निर्देश के अनुसार इसको बदल लिया। अब इसमें क्या करना है, जो भी कैलकुलेशन है वो करें। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं तो आप ध्यान रखें, सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो पहले भाग करेंगे, मतलब 8 में 2 का भाग देंगे, 4 आएगा, माइनस 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 3 12 और प्लस में 6। ठीक है, यानी कितने बनेंगे, देखो 4 और 6 10, और 10 माइनस में 12, यानी कितना आएगा, -2। यानी ऑप्शन बी आंसर आपका बन जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, दिए गए इंटरचेंज आपस में बदलना, चिन्ह भाग और प्लस और संख्या 3 और 1, तो 2 + 4 गुणा 3 भाग 2 माइनस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, भाग और प्लस को आपस में बदल देना है, भाग की जगह प्लस लगा देना है और प्लस की जगह भाग लगा देना है। दूसरा, संख्या को ही बदलना है, 3 और 1 को, मतलब जहां पर 3 है वहां पर 1 लिखना है और 1 की जगह पर 3 लिखना है, और फिर इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, तो लिखें यहाँ पर, देखो पहले यहाँ पर 2 है, तो 2 को तो किसी से नहीं बदलना, 2 ऐसा कैसा, प्लस, तो प्लस की जगह क्या लगाना है, आपको भाग लगाना है। 4, तो 4 को भी नहीं बदलना है। गुणा, तो गुणा को भी नहीं बदलना है। ठीक है, फिर कितने, 3, तो 3 की जगह क्या लिखना है, आपको 1 लिखना है। 1 भागित, तो भाग की जगह क्या लिखना है, आपको प्लस लिखना है। 2, तो 2 को भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, 2 ऐसा कैसा। माइनस, तो माइनस में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। 1, तो 1 की जगह पर क्या लिखना है, आपको 3 लिखना है। जो उसने निर्देश दिए है केवल उसी को हमको चेंज करना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको सॉल्व हम करेंगे। देखें, जहां पर भाग है तो इसका मतलब क्या है, 2 भागित 4, तो 2/4 गुणा 1, और प्लस में यहाँ पर क्या है, कितने हैं, 2 माइनस में 3, यही है यहाँ पर। इसको सॉल्व करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1/2। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या आएगा, तो 1/2 और माइनस में कितना, 1 आ जाएगा जी। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या है, -1 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 2 एकम 2 -1, मतलब माइनस का 1/2, और -1/2, तो 2 का भाग देंगे 1 में, तो माइनस का कितना आएगा, 0.5। ठीक है, यानी कि माइनस का 0.5, यानी ऑप्शन सी आंसर आपका बन जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, दिए गए इंटरचेंज आपस में बदलना, मतलब 82 था वही है, केवल संख्या चेंज हुई है। चिन्ह प्लस और भाग, मतलब प्लस की जगह भाग लगाना और भाग की जगह पर प्लस लगाना है, और संख्या 3 और 4, मतलब 3 और 4 को आपस में बदलना है, जहां पर 3 है वहां पर 4 लिख देना और 4 की जगह पर 3 लिख देना है। तो हमको इसका मान चाहिए, 15 + 5 गुणा 3 भाग 4 -7 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर लिखें, 15 में तो कोई परिवर्तन करना नहीं है आपको, प्लस, तो प्लस की जगह पर क्या लगा देना है, भाग। फिर 5, तो 5 में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। गुणा, तो गुणा में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। 3, तो 3 की जगह क्या लिखना है, 4, तो ये 4 लिख दिया। भाग, तो भाग की जगह पर प्लस 4, तो 4 की जगह पर क्या लिखना है आपको, 3 -7। ठीक है, जिसमें परिवर्तन करना है केवल उसी को परिवर्तन करें। अब देखो, इनमें भाग और गुणा, तो पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 5 का भाग 15 में करेंगे, 5 3 15, मतलब 3 आएगा, गुणा 4 प्लस 3 -7। अब गुणा करें तो 4 3 12, और 3 में से 4 7 कम करेंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 12 में से 4 कम, यानी कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 8। ठीक है, 8, यानी ऑप्शन डी आंसर आपका बन जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, और यहाँ से हमारा क्या, शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी के प्रश्न है, गणित के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पेडागोजी का जो प्रश्न है गणित का, क्या दिया है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। गणितीय अवधारणा को क्या है, क्लियर करने के लिए जो जो यहाँ पर क्रम दिया है, जो निर्देश दे रखे हैं, किस प्रकार उनको क्या क्लियर करना चाहिए, उनको कॉन्सेप्ट को, तो पहले क्या किया जाना चाहिए और बाद में क्या किया जाना चाहिए वो आपको बताना है। जैसे पहला है चित्र बनाना, दूसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना,
तीसरा है अनुभव प्रदान करना और चौथा है भाषा के माध्यम से समझना। तो इनका जो क्रम ABCD 4 ऑप्शन में दे रखा है, तो कौन सा होना चाहिए? जैसे पहला है यहाँ पर क्या है, अनुभव प्रदान करना, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, चौथा वाला आता है भाषा के माध्यम से। तो दूसरे नंबर पे भाषा के माध्यम से नहीं आता, क्योंकि हम क्या प्रारंभिक कक्षाओं की बात कर रहे हैं, और प्रारंभिक कक्षाओं में डायरेक्ट यदि आप भाषा से समझाओगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो भाषा के माध्यम से ये तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या है, बहुत मतलब लास्ट वाला है ये तो। भाषा का उपयोग प्रारंभिक कक्षा में नहीं कर सकते, भाषा का पहले पूरा क्लियर करने के बाद आप भाषा का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर देखें बी नंबर पर सबसे पहले भाषा के माध्यम से, तो प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा के माध्यम से आप नहीं बांध पाएंगे। तीसरा अपना है जैसे अनुभव प्रदान करना, तो ये सही है, क्योंकि पहले प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे को खेल कूद या अन्य गतिविधि के माध्यम से पहले आप क्या करेंगे, गणितीय अवधारणा का अनुभव प्रदान उसको करना है। दूसरा यहाँ पर जैसे फर्स्ट यानी कि यहाँ पर क्या है, चित्र बनाना, तो ये भी सही है, क्योंकि पहले हमने उसको क्या है, गणित यहाँ पर क्या है, खेल की विधि या अन्य विधि द्वारा क्या अनुभव प्रदान किया, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका चित्र बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, फिर आएगा तीसरे नंबर पर क्या आएगा, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। फिर जो भी यहाँ पर मॉडल बनाना है, ठीक है, जिस भी कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करना चाहते हैं उसका मॉडल बना है, तो उसका उपयोग करना, ठीक है। जैसे अपने घन या घनाभ जो भी बना उसका उपयोग करना। और चौथे नंबर पे फिर उसके यहाँ पर क्या है, भाषा के माध्यम से समझाना। सबसे लास्ट में आएगा भाषा के माध्यम समझाना, यानी ऑप्शन सी जो है वो अपना क्या है, आपका आंसर सही बनेगा, ठीक है। पहले आप भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, पहले उसको अनुभव प्रदान करना पड़ेगा, घन घनाभ बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट चित्र बनाना पड़ेगा, पहले आप उसको क्या, फिर प्रतीकात्मक जो आपके पास मॉडल है उनका प्रयोग करेंगे। जब मॉडल बता दोगे फिर उसमें भाषा के माध्यम से ये उसमें यहाँ पर विकर्ण है जी, क्या साइड है, वो हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये क्रम हमारा रहेगा, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर सही। प्रश्न नंबर 73 है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्या घटाई, ठीक है। एक क्या है, कोई छात्र है उसने इस प्रकार यहाँ पर घटाव किया, 83 में से 27 माइनस किया तो 64 इस प्रकार आया। 3 में से 7 कम नहीं किया, 7 में से 3 कम कर दिया मतलब 4 लिख दिया। यहाँ पर 8 में से 2 कम किया, 6 कर दिया। जबकि स्थानीय मान जो यहाँ पर क्या 2.5 अंक है, तो 2.5 अंक इधर 1 कम होकर इधर बढ़ जाता है, यहाँ पर इधर 13 हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पर छात्र को कौन सी अवधारणा क्लियर नहीं है वो आपको यहाँ पर क्या है बताना है, ठीक है। जैसे पहला है, बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, ठीक है। तो अवधारणा तो बताओ यहाँ पर अवधारणा कौन सी है, तो नहीं जानता घटाएं ना घटाएं, लेकिन अवधारणा कहाँ गलती कर रहा है वो अपन को क्लियर करना है। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, तो जानता तो नहीं है यहाँ पर। तीसरा है, यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा किया जा सकता है। तो यह एक गलती है, ये तो है, लेकिन इसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है। लेकिन हमको ये बताना है कि ये क्या, इसमें गलती किस प्रकार की है, क्या गलती कर रहा है, और कि इसी प्रकार बार बार करता रहे तो फिर कैसे सुधार होगा उसमें। तीसरा चौथा है, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, बस जी सही है यहाँ पर ऑप्शन है। स्थानीय मान की समझ नहीं है उसको, स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है कि कहीं से जो बड़ा है उसमें से घटा दूं, बस ये उसके पास है। उसको क्या स्थानीय मान की सही समझ नहीं है कि यहाँ पर क्या 3 है तो 2.5 से 1 क्या ले लेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएंगे। तो स्थानीय मान की समझ उसके पास नहीं है, मतलब ऑप्शन डी आंसर आपका सही बनेगा उसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त में से किसके द्वारा गणित शब्द की रचना हुई, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पाइथागोरस, पाइथागोरियन, पाइथागोरियन और पाइथासियोर सियोर, ठीक है। तो पाइथामासियोर, ठीक है। तो इनमें से यहाँ पर किसके द्वारा गणित शब्द की रचना हुई, तो गणित शब्द की जो रचना हुई वो किसके द्वारा हुई, पाइथागोरियन, ठीक है। पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे, पाइथागोरस और उनके अनुयायियों ने ग्रीस में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। जो पाइथागोरस था वैज्ञानिक थे, तो उनके जो अनुयायी ने मिलकर इसकी क्या इसका विकास किया। तो जो पाइथागोरस के जो अनुयायी थे उन्हीं को क्या कहा जाता है, पाइथागोरियन कहा जाता है। तो या तो पाइथागोरस यदि आपको ऑप्शन मिल जाए तो भी सही में होगा, या पाइथागोरियन। पाइथागोरस वह वैज्ञानिकी थे और पाइथागोरस गोरियन उनके अनुयायी, तो दोनों ने मिलकर ही
इस शब्द का विकास किया था। इसलिए यहाँ पर गणित शब्द की जो रचना किसके द्वारा हुई, यहाँ पर पाइथागोरियन द्वारा, ठीक है, जो कि पाइथागोरस के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अक्षर प्रणाली का आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो ये गणित के संदर्भ में है। ठीक है, तो गणित के संदर्भ में अक्षर प्रणाली का जो आविष्कार किया गया था वो आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा किए गए थे, जो कि एक गणितज्ञ और कौन खगोल शास्त्री थे, आर्यभट्ट। ठीक है, इनकी एक पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, आर्यभट्टीय, आर्यभट्टीय इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, इसमें इनके अक्षर प्रणाली का आविष्कार यहाँ पर मिलता है। इसमें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने के संस्कृत के जो व्यंजन होते हैं, ठीक है, संस्कृत के जो व्यंजन होते हैं उनको क्या अलग अलग मान दिए थे, जिससे हम बड़ी बड़ी संख्याओं को भी क्या है शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 1 है। ये यहाँ पर क्या है, इस प्रकार क्या है जो व्यंजन थे उन व्यंजनों को क्या है विशेष मान या संख्या इन्होंने प्रदान की थी। तो अक्षर प्रणाली का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, आर्यभट्ट ने। लेकिन ये किसके संदर्भ में, ध्यान रखना, गणित के संदर्भ में, संस्कृत भाषा में जी लिए गए थे यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है 79 नंबर का, शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वाधिक उपयोग होता है। ठीक है, कौन से गणित में होता है, कैलकुलस में होता है, बीज गणित में, अंक गणित में या त्रिकोणमिति में। तो शिक्षण सहायक सामग्री का सर्वाधिक यदि उपयोग देखें तो वो होता है अंक गणित में, क्योंकि जो अंक गणित होती है वो प्राथमिक स्तर पर स्टार्ट होता है। प्राथमिक बोले या प्रारंभिक बोले, तो प्रारंभिक स्तर पर जो गणित होता है वो स्टार्ट क्या होता है, अंक गणित से स्टार्ट होता है। और प्रारंभ में हमको क्या है सबसे ज्यादा सहायक सामग्री यानी टीएलएम का प्रयोग यहाँ पर करने की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 80 है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है, ज्ञान का विकास, बच्चों का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है ज्ञान का विकास। ठीक है, यहाँ पर संज्ञान का मतलब है मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होता है, जैसे यहाँ पर सोचना, ठीक है, तर्क करना, सोचना, तर्क करना, समस्या समाधान करना, बुद्धिमत्ता से संबंधित जी किसमें आते हैं, यहाँ पर ज्ञान का विकास के अंतर्गत आते हैं। और संज्ञानात्मक विकास का जो क्या अर्थ होता है वो क्या होता है, ज्ञान का विकास होता है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ए, बी और सी तीन विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ए को यह दिलचस्प लगता है और सोचता है कि यह भविष्य में उसके लिए मददगार होगा। ठीक है, ये यहाँ पर तीनों अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 84 है, ए, बी और सी तीन विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ए को यह दिलचस्प लगता है और सोचता है कि यह भविष्य में उसके लिए मददगार होगा। ठीक है, मतलब ए को अंग्रेजी इसलिए अच्छा लगता है, दिलचस्प लगता है कि वह यह सोचता है कि भविष्य के लिए उसके लिए कैसा होगा जी, मददगार होगा। ए इसलिए यहाँ पर पढ़ रहा है। बी अंग्रेजी पढ़ता है क्योंकि वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है। और बी का लक्ष्य क्या है, वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसका उद्देश्य है कि वह कक्षा में प्रथम स्थान पर आ जाए। और सी का इसका अध्ययन करता है क्योंकि यह भाई मुख्य रूप से उत्तीर्ण अंक को सुरक्षित करने के लिए चिंतित है। और सी इसलिए अंग्रेजी पढ़ रहा है क्योंकि भाई उत्तीर्ण होने के लिए यहाँ पर क्या चिंतित है कि कम से कम अंक उसके आ जाएं। तो क्रमशः ए बी सी के लक्ष्य हैं। तो ए का लक्ष्य क्या है, बी का लक्ष्य क्या है और सी का लक्ष्य क्या है। तो देखो यहाँ पर यदि हम देखें, जैसे पहला है महारत, मतलब ए का महारत, बी का प्रदर्शन और सी का प्रदर्शन वर्जन। यह बी ऑप्शन का प्रदर्शन, प्रदर्शन वर्जन, महारत। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर महारत क्या होता है, मतलब महारत लक्ष्य है एक, ठीक है, महारत लक्ष्य है। दूसरा प्रदर्शन लक्ष्य है, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर प्रदर्शन वर्जन लक्ष्य है। तो ए का कौन सा है इसमें से लक्ष्य और बी का कौन सा है और सी का कौन सा है वो अपने पहचानना है। तो पहले आपको जो समझना पड़ेगा कि महारत लक्ष्य क्या होता है। तो महारत लक्ष्य जो होता है, जब कोई छात्र है या कोई भी जो विद्यार्थी है भविष्य की उपयोगिता के लिए पढ़ता है, ठीक है, किसके लिए, भविष्य की उपयोगिता के लिए, यदि वह उसको क्या किसी विषय को पढ़ रहा है,
ठीक है, भविष्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहा है, तो इसे हम कहते हैं महारत। और ये जो है भविष्य की उपयोगिता को ध्यान में रखकर ही पढ़ रहा है, क्योंकि उसको क्या है कि तीनों विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ए को यह दिलचस्प रखता है, सोचता है कि यह भविष्य के लिए उसके लिए मददगार होगा, तो भविष्य के उपयोगिता के लिए पढ़ रहा है, तो यह क्या कहलाता है, महारत लक्ष्य कहलाता है। मतलब या तो आपका ए है या आपका डी है, ए का महारत लक्ष्य है। दूसरा प्रदर्शन लक्ष्य क्या होता है, तो प्रदर्शन लक्ष्य जो देखें हम, परफॉर्मेंस से देखें, जब छात्र दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने या प्रथम आने के लिए पढ़ता है। ठीक है, प्रथम आने की, जब कोई छात्र प्रथम आने के लिए पढ़े या बेहतर प्रदर्शन के लिए पढ़े कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, या कॉलेज में या क्या क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, स्कूल में फर्स्ट आ जाऊं, इस उद्देश्य से यदि पढ़ता है तो इसे हम कहते हैं प्रदर्शन लक्ष्य। ठीक है, और तीसरा जो होता है प्रदर्शन वर्जन, तो प्रदर्शन वर्जन जो क्या कहलाता है, जब छात्र केवल असफलता से बचने के लिए, ठीक है, कि असफलता से बचने के लिए यहाँ पर क्या पढ़ता है, असफलता से बचने के लिए यदि पढ़ता है तो इसे हम कहते हैं प्रदर्शन वर्जन। अब यहाँ पर यदि आप देखो तो ये जो है वो महारत है, लक्ष्य हम ए का, क्योंकि वह भविष्य की उपयुक्तता के लिए पढ़ रहा है। और बी अंग्रेजी पढ़ता है क्योंकि वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, मतलब दूसरा प्रदर्शन है। यानी इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए आपका आंसर सही बनेगा। ए का प्रदर्शन महारत लक्ष्य है, बी का प्रदर्शन लक्ष्य है, और सी का प्रदर्शन वर्जन लक्ष्य है। क्योंकि सी क्या है, असफलता से बचने के लिए ही पढ़ रहा है कि उसके कम से कम अंक आ जाए और अपना काम हो जाए, कक्षा में यहाँ पर फेल ना हो, बस ये है। ठीक है, और बी का उद्देश्य क्या है कि बी का जो लक्ष्य है या उद्देश्य है वो क्या है, कक्षा में प्रथम आना या बेहतर आना। भविष्य में उसका उपयोग है या नहीं है उसके लिए नहीं पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है केवल वर्तमान में कक्षा में प्रथम स्थान पर आ जाए, उसके लिए पढ़ रहा है। मतलब बी का क्या है, प्रदर्शन लक्ष्य है। इसलिए तीनों का जो सही क्रम है, महारत, प्रदर्शन और प्रदर्शन वर्जन। ठीक है, इन तीनों को आप अच्छे से नोट कर लेना कि महारत लक्ष्य क्या होता है, प्रदर्शन लक्ष्य क्या होता है, प्रदर्शन वर्जन लक्ष्य क्या होता है। ये अलग अलग भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान विद्यालय आधारित मूल्यांकन में पारंपरिक भाव परीक्षा की कौन सी विशेषता शामिल नहीं है। तो वर्तमान विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन है उसमें पारंपरिक भाव परीक्षा की कौन सी विशेषता शामिल नहीं है। और ये ऑप्शन है व्यवस्थित अधिगम पर जोर, तो ये तो है उसमें, क्योंकि उसमें जो पूछा कौन सा नहीं है, तो व्यवस्थित अधिगम पर जोर तो इसमें है। दूसरा है केवल अधिगम के शैक्षणिक पहलुओं पर जोर, तो ये नहीं है कि यहाँ पर केवल शैक्षणिक पहलुओं पर जोर नहीं है, अन्य भी है। शिक्षार्थियों की जरूरतों पर भी विचार किया जाता है इसमें, शिक्षार्थी और शिक्षकों और माता पिता के बीच घनिष्ठ संबंध की बात करता है। तो कौन सा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन बी केवल अधिगम के शैक्षणिक पहलुओं पर जोर। और वैसे भी आप ध्यान रखना, शिक्षा शास्त्र में अधिकतर केवल वाले ऑप्शन गलत ही मिलेंगे। केवल वाला क्या है, सही नहीं होगा, केवल वाला विशेषता शामिल नहीं है, तो केवल वाली विशेषता नहीं हो सकती है। क्यों, केवल मतलब एक निश्चित दायरा है, जबकि यहाँ पर क्या है, वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है, व्यापक है। वो केवल मतलब एक निश्चित दायरे में नहीं है, यहाँ पर कहीं पर एक निश्चित क्या है उसमें सिमट कर नहीं है उसका। अगला प्रश्न है, अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है। तो याद करने वाली चीज है, अनुबंधन का जनक कहा जाता है पावलव को। ठीक है, पावलव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। और स्किनर जो होता है स्किनर को क्रिया प्रसूति अनुबंधन का जनक कहा जाता है, क्रिया प्रसूति अनुबंधन का जनक। ठीक है, यदि क्रिया प्रसूति अनुबंधन हो तो इसका जनक स्किनर है, और यदि केवल अनुबंधन है तो अनुबंधन का जनक कौन है, यहाँ पर पावलव। तो पावलव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में स्कूल निम्नलिखित को पूरा करने में सक्षम नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से किसको पूरा करने में स्कूल सक्षम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है नैतिक मूल्यों का विकास, ऑप्शन बी है वित्तीय समृद्धि के लिए क्षमता का विकास, तीसरा विभिन्न डिग्रियों के लिए परीक्षाओं की तैयारी, और चौथा है बच्चों में स्नेह और बंधुत्व का विकास। तो इसका सही आंसर है नैतिक मूल्यों का विकास, क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से अकादमिक सफलता, परीक्षा और कैरियरों पर केंद्रित है। इसमें नैतिक मूल्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वर्तमान में स्कूल निम्नलिखित को पूरा करने में सक्षम नहीं है, किसको, नैतिक मूल्यों का विकास करने में वर्तमान
शिक्षा व्यवस्था सक्षम नहीं है। अगला प्रश्न है, कक्षा में संचार अक्सर विफल हो जाता है, क्यों? क्योंकि कारण क्या है? छात्र असावधान है, शिक्षक संदेश देने में नीरस है, छात्र को पढ़ाया जा रहा है पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ऑप्शन डी है, कक्षा में और उसके आसपास बहुत शोर होता है। तो कक्षा में संचार अक्सर विफल होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है शिक्षक संदेश देने में नीरस है। अब चाहे ये सही हो या गलत हो, आंसर आपका यही है, क्योंकि आप कभी भी बच्चों को, छात्रों को दोष नहीं दे सकते, छात्रों में कमी नहीं निकाल सकते। यदि छात्र नहीं सीख पा रहा है या कोई कमी रह रही है तो उसका सीधा सा कारण क्या है? शिक्षक कहीं ना कहीं उस चीज को सही तरीके से नहीं समझा पा रहा है। आप कभी भी क्या छात्र में कमी नहीं निकाल सकते, छात्र पर पूरा का पूरा कुछ थोप नहीं सकते कि इसके कारण छात्र नहीं सीख पा रहा, छात्र की कमी है। उसका पूरा क्या है? जवाबदारी किसकी है? शिक्षक की है। इसलिए शिक्षक संदेश देने में नीरस है, इसलिए कक्षा में संचार अक्सर कैसे हो जाते हैं? विफल हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सार्थक अधिगम तब होता है जब, ऑप्शन ए है, छात्र पढ़ाए जाने वाले विषयों में रुचि रखते हैं, छात्रों की पहुंच के भीतर स्पष्टीकरण दिए गए हैं, पढ़ाई जा रही नई सामग्री छात्रों के पिछले ज्ञान से संबंधित है, छात्र प्रश्न उठाते हैं और उन्हें स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर सार्थक अधिगम कब होता है? तो देखें, यहाँ पर जो परीक्षा जो हुई 2024 में, उसकी उत्तर शीट में यदि आप देखें, आंसर शीट में, तो ऑप्शन ए है, छात्र पढ़ाए जाने वाले विषयों में रुचि रखते हैं। और ये कई जगह यहाँ पर आंसर आपको कई बुकों में यही मिल रहा है। ठीक है। लेकिन यदि हम वास्तविकता में यदि देखें, कई बुकों में आपको ये भी मिलेगा, ऑप्शन सी वाला, पढ़ाई जा रही नई सामग्री छात्रों के पिछले ज्ञान से संबंधित है। तब यहाँ पर कैसा होता है? अधिगम कैसा होता है? सार्थक होता है। मतलब सीखने की प्रक्रिया सही होती है कब? जब छात्रों के पिछले ज्ञान से संबंधित हो, नई सामग्री पिछली उसके ज्ञान से जोड़कर यदि चलें, तो क्या पढ़ा वो कैसे उसे सार्थक अधिगम होता है। लेकिन वर्तमान में यदि आप आंसर शीट में देखें, तो छात्र पढ़ाए जाने वाले विषयों में रुचि रखते हैं, तब सार्थक अधिगम होता है। और कई बुकों में ये दे रखा है और कई में आपको ये दे रखा है, लेकिन यहाँ पर अभी आंसर अपन क्या है? ईएसवी के अनुसार इसी को लगाएंगे। ईएसवी में जो दे रखा है उसके अनुसार ऑप्शन यही सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पीय परीक्षाओं के लिए खाली स्थान विकल्प के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है? बहुविकल्पीय क्या परीक्षण है, तो उसमें से कौन से विकल्प के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है? गलत वाले के या सही वाले के? गलत भी हो सकता है या गलत सही भी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, केवल गलत के सोचने के लिए आवश्यकता होती है, केवल दो यानी कि सही सोचने के लिए, सही विकल्प की सोचने की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, मतलब सही और गलत दोनों विकल्प के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो, मतलब ना तो गलत के बारे में, विकल्प के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है और ना सही। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर क्या? कौन सा? सी, एक और दो दोनों सही है। मतलब गलत और सही विकल्प के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है, सही विकल्प के बारे में सोचने की आवश्यकता भी होती है, और गलत विकल्प के सोचने के बारे में भी आवश्यकता होती है। केवल आप सही सही को नहीं देख सकते, आपको गलत को भी पहचानना पड़ेगा, कौन सा गलत है, तभी आप ये पहचान पाएंगे कौन सा सही है। इसलिए कि एक और दो दोनों ही सही है।